मानवी अपने माँ बाप के साथ विदेश में रहती थी। उसकी माँ की सहेली गांव में रहती थी। मानवी के माँ सरिता देवी को गांव जाना था। मानवी को अपने ननिहाल वाले तो बहुत अच्छे लगते थे। मानवी उनसे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह गांव के रीति रिवाज को नापसंद करती आई थी। वह एक दो बार गांव आई थी। उसके दादी के यहाँ तो जरा भी मन नहीं लगता था। वहाँ पर कोई भी मानवी को अपनापन नहीं लगता था। मानवी के नानी के यहाँ मानवी को सभी मोहब्बत करते थे, तो यहाँ बहुत अच्छा लगता था। और जब सरिता देवी को उनकी गांव की बचपन की सहेली ने अपनी बेटी के शादी पर कार्ड भेजा, तो सरिता देवी अपनी सहेली की बेटी की शादी में जाने के लिए उतावली हो गई कि गांव चलना ही होगा। लेकिन मानवी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। मानवी के पापा ने एक और अड़ंगी डाल दी। उन्होंने कहा कि पहले तुम अपने दादी के यहाँ पर जाना, उसके बाद ही तुम अपने मायके जाना। सरिता देवी ने ऐसा ही किया था। वह आज सुबह ही अपने ससुराल पहुँच चुकी थी, लेकिन सरिता देवी की सहेली को पता चल चुका था कि वो यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने सुबह सुबह ही अपनी गाड़ी उनके दरवाजे पर भेज दिया था। सरिता देवी ये देखकर बहुत खुश हुई थी। बहुत जल्दी से कमरे की तरफ भागी थी। मानवी उठो, तुम पागल हो गई हो जो इस वक्त सो रही हो। तुम्हें पता है हमें गांव के लिए निकलना है। चलो उठो, जल्दी करो। ये सरिता देवी थी, जिन्होंने अपनी बेटी मानवी को यूं बिस्तर पर मुंह छुपाते सोते देखा तो जल्दी से उसके ऊपर से चादर खींच ली। क्या हो गया मम्मी आपको? हम बाद में भी तो निकल सकते थे, और सुबह के टाइम निकलना कहाँ की अक्लमंदी है। एक तो हवेली वालों को सुकून नहीं, अभी मेरे पेपर ख़त्म नहीं हुए उन्होंने हंगामा कर दिया है। मुझे नहीं जाना। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं गांव की बेहुदा शादियों में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसने दोबारा से चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और अपनी माँ से कहने लगी। उसी बीच बाहर मौजूद गाड़ी का हॉर्न उन्हें सुनाई दिया। सरिता देवी उस पर बरस पड़ी थी। जल्दी से उसे खींचकर बिस्तर से उतार कर उसे गुसलखाने में नहाने के लिए धक्का दे दिया था। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगी, बाहर खड़ी गाड़ी में बैठती बोली। 10 मिनट के अंदर अंदर जल्दी गाड़ी में पहुंचो, सरिता देवी ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा और जल्दी बाहर की तरफ निकल गई। क्या मुसीबत है, बंदा सुबह सुबह सोए भी ना और बस गांव की सैर को निकल जाए। मम्मी भी बस अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया, बाल समेटे बाहर की तरफ निकल गई। वह खूबसूरत ऑफ वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक और दुपट्टा उसने अपने सीने पर रखा हुआ था। आप कौन हैं? उसने अपने घर के पास खड़ी गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े उस हैंडसम से नौजवान को देखा तो हैरान रह गई। जल्दी से उससे पूछ बैठी, इससे पहले कि वह नौजवान उसे जवाब देता, जिसके बाल बड़े स्टाइल से सर के कटिंग हुए थे। चेहरा बिल्कुल क्लीन चिट थी, न दाढ़ी न मूंछ। हाइट उसकी 6 फीट लगती थी। उस पर उसे खूबसूरत उसका कपड़ा उसे और ही खूबसूरत बना रहा था। पैंट शर्ट के ऊपर उसने सदरी पहनी हुई थी। कोई हीरो से कम नहीं लग रहा था। सरिता देवी कुछ पल उसे देखती रह गई। इतना हैंडसम ड्राइवर हवेली वाले ने भेजा है। उसने अपनी माँ के कान में धीरे से बात की, जो बाकायदा वहाँ खड़े उस ड्राइवर ने भी सुन ली थी। धीरे से बोले, बेशरम लड़की, तुम्हें अंदाजा नहीं कि ड्राइवर ने ये सब कुछ सुन लिया है। सरिता देवी ने उसे डांट दिया। सुन ले तो सुन ले, मैंने तो उसकी तारीफ ही की है। वह हैंडसम है, कोई बुराई तो नहीं की। उसने भी बुरा सा मुँह बनाते हुए अपनी माँ से कहा और शीशे से बाहर देखने लगी। जैसे जैसे गाड़ी शहर की रोड छोड़कर गांव के रोड पर दौड़ने लगी, वहाँ की हरियाली देखकर उसकी आंखों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई थी। ये गांव तो काफ़ी अच्छा है। मैं तो समझी बस यहाँ खाली रेत ही रेत होगी, लेकिन यहाँ तो काफ़ी हरियाली है। चलो अच्छा है, वक्त बीतेगा, वरना मैंने तो सोचा था गांव की बोरिंग शादी में मेरा क्या काम। एक बार फिर उसने तेज आवाज़ से कहा तो ड्राइवर बेकाबू होकर हंसने लगा था। जी मैडम, हमारा गाँव बहुत खूबसूरत है। शायद आपको ही कोई गलतफहमी हुई है, और यहाँ की शादियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं जैसे आपने सोच रखा है। जब उसने ड्राइवर को जवाब देते सुना तो उसके सर पर बिजली गिरी। ओहो, ये तो बोलता भी है, वरना जितना सफ़र कटा था उसमें तो वह चुपचाप ड्राइविंग कर रहा था और कुछ भी न कहा। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, मैंने जो अभी यहाँ गाँव वाले और उनके लिए जो भी कुछ कहा है, तुम जाकर अपने वफादार मालिकों को तो बता मत देना, समझे। ये कहने पर ड्राइवर के तेवर एकदम से बदल गए थे। उसने अपनी माँ के रहते हुए ड्राइवर से एक बार फिर से एक ऐसी बात कही कि सरिता देवी सर पीट कर रह गई। ड्राइवर का जोरदार ठहाका तेज हुआ। बेफिक्र रहो मैडम, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, बल्कि जो आपने तारीफ की है वह भी नहीं पहुँचाऊँगा। ड्राइवर ने गाड़ी में मौजूद बैक शीशे से बड़ी दिलचस्पी से सरिता देवी को देखते हुए कहा तो वह हैरान हुई।
मुझे तो वह लगता है वह सब कुछ बता देगा और वहाँ जाते ही मेरा इम्प्रेशन जो एक पढ़ी लिखी लड़की का बना हुआ है ना, एकदम से खराब हो जाएगा। इसे क्या अब हमें रिश्वत देनी पड़ेगी चुप रहने के लिए? उसने अपनी माँ के कान में एक बार फिर से तेज आवाज़ में बात की तो सरिता देवी ने उसे एक चिट लगाई। तुम भगवान के लिए चुप ही रहो, वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, ये जुबान मेरा सारा काम खराब करेगा। क्या सोचेंगे मेरी सहेलियाँ? कितने मान सम्मान से आंटी मुझे अपने पोती के शादी में बुला रही हैं, और मेरी सहेली साधना भी मुझे कितना पसंद करती है, और तुम हो कि सारा का सारा इमेज मेरा खराब कर रही हो। सरिता देवी ने अपनी बेटी मानवी की परवरिश ऐसे ही की, जो सर चढ़कर मुंहफट की तरह जिसको जो चाहे कहने के लिए तैयार रहती थी। सरिता देवी के अपने ही धड़कते दिल जो उन्होंने धीरे से मानवी को समझाया, लेकिन उन दोनों की बातें वहां बैठे हैंडसम से ड्राइवर के कानों में पड़ रही थी और वह खूब हंसी मजाक कर रहा था। गाड़ी पूरे 12 घंटे के सफ़र तय करने के बाद एक झटके से रुकी। क्या हुआ भाई, गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने एकदम से ड्राइवर से पूछा तो वह दरवाज़ा खोलकर उतरा। जी नहीं मैडम, वो देखिए सामने जो हवेली नज़र आ रही है ना, वही आपकी मंजिल है, वहीं तक बस पैदल चलकर जाना है। उसने हाथ उठाकर इशारे से कहा तो मानवी ने उसके हाथ के इशारे की तरफ देखा। वहाँ एक ऑफ वाइट कलर की सफ़ेद वाली हवेली अपनी पूरी शान शौकत से खड़ी उसे अपने अंदर आने की दावत देती दिखाई दी। अरे सुनो तो, तुम कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर को बगैर सामान उठाए जाते देखा तो उसे बुलाने लगी। क्यों, क्या हुआ मैडम? अब ड्राइवर ने पलटकर उसके तरफ देखा। अपने सीने पर बाजू लपेटे उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान बिखरी हुई नजर आने लगी। खाली हाथ अंदर क्यों जा रहे हो? हमारा सामान कौन उतारेगा? मैं इतने सारे सामान को अकेले नहीं उठा सकती, उसने बड़े रोब भरे शब्दों में कहा था। देखिए आपको गलतफहमी हुई है। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, सरिता देवी आगे बढ़ गई। मजबूरन उसे गाड़ी से सामान निकालकर अंदर लाना पड़ा। सरिता देवी तो कब की गाड़ी से उतरकर हवेली की तरफ चल पड़ी थी। मानवी उनके पीछे और उनके पीछे उनका ड्राइवर था, जो सामान उठाए मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अरे मेरी प्यारी गुड़िया आई है। ये शायद इस घर के सबसे बड़े अंकल थे, लक्ष्मीकांत। उन्होंने आगे बढ़कर मानवी के सर पर प्यार दिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। मानवी ने भी उनका पैर छुआ। लक्ष्मीकांत ने आगे बढ़कर मानवी को गले से लगा लिया तो वह उनके इस तरह मोहब्बत भरे अंदाज पर हैरान रह गई। नानी आंटी ठीक हैं आप? हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, बस ड्राइवर हमारा सामान लेकर ही आ रहा है। उसने इशारा किया तो नानी आंटी और लक्ष्मीकांत अंकल ने बड़ी आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर बेटा? हमने तो किसी ड्राइवर को नहीं भेजा था। उन्होंने बड़ी हैरानी से मानवी से पूछा तो सरिता देवी बोल पड़ी, जी आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, आपने ड्राइवर ही तो भेजा था, वही तो हमें आपकी गाड़ी में लेकर यहाँ तक आया है। उन दोनों माँ बेटी ने बड़ी मासूमियत से कहा तो लक्ष्मीकांत के साथ साथ वहाँ खड़ी नानी आंटी और माँ की सहेली साधना देवी जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ, आप सब कैसे हंस रहे हैं? क्या मैंने कोई गलत बात कर दी? अब मानवी परेशान होकर पूछने लगी। नहीं बेटा, कुछ भी गलत नहीं हुआ, बल्कि जरा सी गलतफहमी हुई है। साधना आंटी, उनकी देवरानी, आगे बढ़कर उसे प्यार किया और उसे लेकर हवेली के अंदर कमरे की तरफ जाने लगी। उसने मुड़कर नमस्ते किया, देखा तो वही ड्राइवर अंदर दाखिल हो रहा था। सामान रखने लगा। अरे मदन बेटा, तुमने ये सब क्यों उठाया हुआ है? तुम ड्राइवर से कह देते। नानी आंटी की आवाज़ सुनते ही वो पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ गई और सर से लेकर पैर तक सामने खड़े उस ड्राइवर को देखने लगी, जिसे नानी आंटी अभी अभी मदन कहकर बुलाया था। अरे ये मदन है, इतना बड़ा हो गया है, बहुत साल पहले देखा था, पहचान ही ना सकी, और मेरे घर गया भी मैंने इससे कुछ भी ना पूछा और इसे ड्राइवर समझ बैठी। बेटा मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी आंटी से सच में ही गलतफहमी हुई है। इतने प्यारे से बेटे को मैंने ड्राइवर समझ लिया। सरिता देवी ने आगे बढ़कर मदन को ढेरों आशीर्वाद दिए और उससे माफ़ी मांगी। मदन भी झट से नीचे झुककर उनके पैर छुए। आंटी गलती आपकी नहीं, गलती मेरी भी है। आप इतनी खूबसूरत और कम उम्र की लगी तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपको नमस्ते करूं या पैर छूं, इसलिए मैं चुप रहा। जब तक आप दोनों ने मुझे ड्राइवर समझ लिया था तो मैंने भी उसको राज ही रखा। मुझे पता था जब आप हवेली आएंगी तो आपको हकीकत का पता चल ही जाएगा। और अब सब कुछ साफ हो गया है, कोई सॉरी नहीं, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, मैं आपके बच्चों जैसा हूँ। मदन के कंधे थपथपाए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखा, जो उनके सबसे बड़े अंकल लक्ष्मीकांत का बड़ा बेटा था। सरिता देवी से नजरें झटककर मानवी पर जमाए, जो शर्मिंदगी से पानी पानी होने लगी। बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ। सरिता देवी तुम भी आ जाओ और मानवी तुम भी आ जाओ, तुम दोनों के लिए कमरा तैयार है। कल ही मेरी दोनों बेटियों ने दिल लगाकर तैयारी की थी ताकि तुम लोगों को कोई मुश्किल ना आए।
साधना आंटी ने आगे बढ़कर उन दोनों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इसलिए मैं कह रही थी तुमसे कि तुम अपना मुंह बंद करके रखा करो, लेकिन नहीं, अब क्या सोचेगा वह, बल्कि सबको बता देगा। उफ मेरे भगवान, हम क्या करेंगे। सरिता देवी अजीब परेशानी का शिकार थी। अब मुझे ये क्या पता था कि वह आस्तीन का सांप होगा। उसने अपनी जुबान से एक बार भी नहीं बोला कि वह ड्राइवर नहीं है, बल्कि इस हवेली का सबसे बड़ा वारिस मदन ठाकुर है। मानवी को भी रह रहकर अब उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। असल में ये सरिता देवी के मायके के पास उनकी सहेली की हवेली थी और सरिता देवी के मायके वाले भी सारे इनवाइटेड थे। इस हवेली में सरिता देवी के मम्मी पापा भाई बहन सभी शामिल थे और इनका बेसब्री से इंतजार भी हो रहा था। ये दोनों अभी तक जाग रहे थे, अभी तक आराम नहीं किया। आंटी अंदर दाखिल हुई, उन दोनों को बातें करते देखा तो जल्दी से पूछ बैठी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमने जितना आराम करना था कर लिया। अब मैं बाहर थोड़ी देर आप सबके साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ। सरिता देवी ने अपना कामदार शॉल निकाला और बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। हवेली के मेन हॉल में मेहंदी का सारा रस्म लगाया गया था और सजावट की जा रही थी। मानवी ने वहाँ लड़कियों वाले कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उसे आंटी ने ही बताया था कि वहाँ उसकी सारी गांव की सहेलियों की लड़कियां हैं। हंसी मजाक मस्ती हो रही है, तुम्हें भी अगर वहाँ जाना है तो चली जाओ। नमस्ते, उसने अंदर आते ही झिझकते हुए नमस्ते किया तो सबकी नज़रें उस पर उठी थी। नमस्ते, सबने साथ जवाब दिया। हे भगवान, सच्ची मानवी दीदी आप कितनी प्यारी हैं। आंटी की सबसे छोटी बेटी अक्षरा थी जिसने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया तो वह उसके इस तरह रिएक्ट करने पर खुश होने के साथ साथ हैरान रह गई। अरे मानवी को अंदर तो आने दो, ये किसी को पहचानती नहीं है, पहले पहचान तो करवा लो, उसके बाद तुम अपनी मोहब्बत जता लेना। ये दीपाली थी जिसकी शादी में ये सब लोग इकट्ठे हुए थे। बल्कि ठीक कह रही हैं आप, मैं किसी को भी यहाँ नहीं जानती हूँ, आप सब अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाओ ना, उसने झिझकते हुए उन सबसे कहा। तो वहाँ मौजूद सारी की सारी लड़कियाँ अपना अपना पहचान कराने लगी। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। उन्होंने अपने आप की पहचान करवाई तो मानवी ने बारी बारी सबसे हाथ मिलाया और वहीं बैठ गई। बैठते हुए उन सबसे कहा तो वह सब खुश होकर उसे देखने लगे। वैसे हमें तो लगा था कि आप यहाँ शादी में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि शहर के अक्सर लोग गांव की शादियों को गंवारपन कहते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगी। ये दर्पण थी जिसने उसे देखकर थोड़ा गुस्से से कहा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। उसे लगा कि शायद मदन ने उसकी सारी बातें इन लोगों से बता दी है, तभी दर्पण ने उसे इस तरह की बात की। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो गांव की शादियां देखने का बहुत शौक है। बहुत से रस्में ऐसी हैं जो मुझे बड़ी चाहत है देखने की, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, तो सारे रस्में भी देख लूंगी। उसने अपनी तरफ से बात बनाई और फिर बारी बारी सबको देखने लगी। उन सबके चेहरे पर बड़ी सादगी थी। फिलहाल दर्पण उसे घूर घूर कर देख रही थी। लड़कियों, आ जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो, जल्दी से हॉल में आओ और कुछ शादी का हंगामा तो शुरू करो। सजावट हो रही है, दर्पण तुम सजावट को देख लो और बाकी तुम लोग आ जाओ, नीचे ढोल बजाओ ताकि लगे कि आज मेहंदी की रस्म है। आंटी ने अंदर आते ही उन सब से कहा तो वे लोग सब उठकर खड़ी हुई। मानवी तुम भी आ जाओ ना, मेहंदी लगाएंगे, तुम्हें मेहंदी लगाने का शौक है ना, कनक ने उससे कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। मैंने सुना है शहर की लड़कियों को पत्तों की मेहंदी अच्छी नहीं लगती, वे सब आर्टिफिशियल लगाते हैं, हम ठहरे देसी लोग तो हमें पत्तों की मेहंदी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं। दर्पण ने एक बार फिर से उसे यूं कहा तो उसे देखकर चुप रह गई। ये लड़की उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मेहंदी पसंद है और मैं अक्सर वहाँ लगाती रहती हूँ। किसी ने गलत अफवाह फैलाई है, उसने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया तो वो मुंह बनाकर वहाँ से चली आई। रुको मानवी, ये अनन्या थी जो इस घर की सबसे बड़ी और शादीशुदा लड़की थी। जी कहिए अनन्या दीदी, उसने बड़ी प्यार से जवाब दिया। तुम दर्पण की बातों का बुरा मत मानना, वो ऐसे ही हैं, तुम उसकी बात को नज़रअंदाज करना। उन्होंने मानवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पहचान लिया था कि वह दर्पण की बातों से डिस्टर्ब हो रही थी। कोई बात नहीं अनन्या दीदी, मैं समझती हूँ, शायद उसे मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा। मानवी ने कंधे उचकाई। कुछ नहीं होता, चलो आ जाओ, हम बाहर बैठकर मेहंदी के गीत गाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, तुम भी बहुत इंजॉय करोगी, याद करोगी इस गांव की शादी को। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे करीब खींचते हुए हॉल में ले आई। वह जैसे ही हॉल में पहुंची तो वहां उसकी नज़र सामने पड़ी जो स्टूल पर चढ़कर हॉल में फूलों की लड़ियों की सजावट कर रही थी। वैसे तो वहाँ लाइटों की सजावट हो चुकी थी, लेकिन ये फूलों की सजावट कर रही थी। उसके कदम वहीं रुक गए। आओ ना मानवी बेटा, क्यों वहीं खड़ी हो गई हो,
आ जाओ, चलो जल्दी से यहाँ बैठो सबके साथ। तुम हमारी मेहमान हो और मेहमानों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। आंटी ने उसे वहीं खड़े होते देखा तो उसे आवाज़ देकर बुलाया। आंटी की आवाज़ सुनकर वह दर्पण भी वहाँ चौखट के पास खड़ी मानवी को देखा और मुस्कुराते हुए सर झटककर फूलों से हल्दी के रस्म के लिए सेज सजाने में बिजी हो गई। बहुत खूबसूरत हो तुम मानवी। वे जो वहाँ बैठी लड़कियों के भीड़ में बजने वाले ढोलक की थाप पर तालियां बजाने में बिजी थी कि एकदम से उसके बराबर में कोई धड़ाम से आकर बैठा और उसके कान में धीरे से बात की तो वह उछल पड़ी। कौन हो तुम और यहाँ मेरे बराबर में आकर क्यों बैठ गए हो, वह भी लड़कियों के भीड़ में। वह अकेला लड़का कोट पैंट में उसके बराबर में आकर बैठा तो वह गुस्से से उससे कहने लगी, हरी तुम फिर पहुँच गए हो मेरी बेटियों को तंग करने के लिए। तुम्हें मना भी किया था कि उसे तंग मत करना, वह घबरा जाएगी। बड़ी आंटी ने अपने छोटे बेटे हरी का नाम लेकर कहा तो मानवी हैरानी से उसे देखकर हंस पड़ी थी। हरी ये तुम हो, इतने बड़े हो गए हो, ऊपर से मुझे डरा भी रहे हो। मेरे पास बैठ करके उसने हंसते हुए एक चिट उसके कमर पर मारा। मैं आपको याद तो हूँ, वरना मानवी दीदी आपने तो मुझे भुला ही देना था। हरी भी उसकी बात पर हंस पड़ा। कृपा है कोई तो याद है मुझे, वरना जब से यहाँ आई हूँ ऐसा लगता है जैसे नए सिरे से सबसे मिल रही हूँ, सबको भूल बैठी हूँ। दर्पण ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए एक बार फिर से गुस्से से मुस्कुराई तो वह हंसते हंसते उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई और वे उदासी से दर्पण को देखने लगी। मदन ने जैसे ही मुड़कर मानवी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी और गम का खूबसूरत मंजर देखने को मिला था। वह उसको देखकर गुस्सा हो गया था। अरे मदन जरा ध्यान से, कहीं और बिजी हो और पाँव कहीं और रख रहे हो। स्टूल से कहीं मैं गिर ही ना जाऊं और शादी में एंजॉय ही ना कर सकूं और अपने कमरे में ही बैठी रहूं, इसलिए जरा अपनी नज़रें संभाल लो। ध्यान से स्टूल से नीचे पधारिए। हरी ने अपने सबसे बड़े कजन मदन की चोरी पकड़ते हुए कहा तो वह खंजर होकर इधर उधर देखने लगा। मिस दर्पण, तुम्हें शादी में काम से फुर्सत नहीं मिल रही, जाओ जाओ अपना हुलिया ठीक कर लो। हरी की बातों का तोपों का मुंह अब दर्पण की तरफ हो गया था। दीदी आप कब से जॉब करती हैं, हमें बताया तक नहीं। अक्षरा ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। हरी पागल हो गया है क्या, मैं कोई जॉब नहीं करती। भला मैं कौन सी जॉब करती हूँ, सारा दिन तो घर में पड़ी रहती हूँ। कहते के साथ ही उसने हरी के तरफ गुस्सैली निगाहों से देखा। कमाल है, घर में बैठकर दूसरों की टांग खींचती रहती हो, गुस्सा करती रहती हो, बल्कि गुस्से से बात करने में तो आपका कोई जवाब ही नहीं। फिर भी आप कहती हैं कि मैं कोई जॉब नहीं करती। असल में अभी आपने अपनी जॉब चालू रखी हुई है, मुझे लगा शायद आपको छुट्टी नहीं मिली है। हरी की बात सुनते ही सबसे पहले आंटी की आवाज़ सुनाई दी। वह अक्षरा का छोटा भाई था। शट अप हरी, बस कुछ भी बोलते चले जा रहे हो। वह गुस्से में होकर इधर उधर देखने लगी। मानवी के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी जिसे उसने अपना निचला होंठ दांतों में दबाते हुए छुपा लिया। और हरी, अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो जाकर बाहर काम देखो, यहाँ क्यों आकर बैठे हो, सबकी फिक्र कर रहे हो। अब उसका तोपों का मुंह मदन की तरफ हो गया था। मदन ने एकदम से आंखें निकालकर उसे घूरा और अपने हाथ हवा में घुमाए। मुझ पर कोई भी धावा बोलने से अच्छा है कि तुम चुप रहो, ठीक है, वरना तुम्हारा भी राज यहाँ खोल कर रख दूंगा। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया तो हरी ने अपने कान पकड़े, सर को नामे हिलाने लगा। चलो अब जाओ लड़कों यहाँ से, ये लड़कियों की महफिल है, यहाँ लड़कों का कोई काम नहीं। मेहंदी वाली भी आती होगी, अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम दोनों को भी पकड़कर मेहंदी लगवा दी जाएगी और फिर मजबूरन तुम दोनों की भी शादी करनी पड़ेगी। ये सुगंधा आंटी थी जिन्होंने हरी के कान पकड़ते हुए उसे कहा तो वो वहीं पाँव पसार कर बैठ गया। और अगर ये सज़ा मिलनी है तो मुझे ये सज़ा दिलवा दो आंटी जी, मुझे स्वीकार है, मैं यहीं बैठा रहूँगा जब तक मुझे सज़ा नहीं मिल जाती। हरी की बात सुनते पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा था। देख रहे हो ना मम्मी कैसी बातें कर रहा है, ये अभी छटांग भर का लड़का है और अभी से उसे बहू लाने की पड़ी हुई है। प्रीति आंटी ने अपने बेटे की बात सुनी तो जल्दी से अपनी सास को उसकी शिकायत लगाने लगी। हाँ तो क्या हुआ, पहले मेरे मदन की शादी होगी, उसके बाद हरी की बारी आ जाएगी, उसमें क्या हो गया। नानी आंटी ने आगे बढ़कर अपने पोते की नज़र उतार डाली जो उस वक्त मासूमियत का पुतला बना शातिर दिखाई देने लगा। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो हरी, पहले की तरह ही शरारती हो। मुझे याद है जब मैं पहले आई थी तब भी तुम ऐसे ही थे, शरारती, और अब भी ऐसे ही हो। मानवी ने मुस्कुराते हुए तारीफ की तो हरी ने अपने सीने पर हाथ रखा और बेहोश होने वाले अंदाज में आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा। अब अगर यहाँ मौजूद इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ मेरी तारीफ करेंगी तो खुश तो होना पड़ेगा, उसने हंसते हुए कहा। आंटी ने उसे वहाँ से उठने का इशारा किया। हरी भागो यहाँ से, वरना तुम होगे और तुम्हारी मम्मी की चप्पल होगी जो तुम्हारा निशाना लेने वाली है। अब मदन ने उसे खबरदार किया तो आंटी ने अपना हाथ अपने पैरों तक ले जाने से रोक लिया और उसे घूर घूर कर देखने लगी।
ओहो, मम्मी की सज़ा तो मुझे लेनी चाहिए थी। कितनी मज़ेदार सज़ा थी। मेरी भी शादी हो जाती। मम्मी ने झूठी तसल्ली भी दी। चलो किसी दिन यूं ही झूठी तसल्ली भी काम आ जाएगी और हमारी भी शादी हो जाएगी। हाँ भाई, अब यहाँ हमारा कोई काम नहीं, हमारी यहाँ दाल नहीं गलने वाली। हरी ने बड़े अफसोस से मुंह बनाते हुए कहा तो मदन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले गया। चलो लड़कियों, अब फिर कभी मिलेंगे। मेरी किस्मत में थे तुम में से कोई भी नहीं। उसने अपना सर पीट कर कहा तो वहाँ ठहाका तेज हुआ। सब लोगों के चेहरे पर हंसी बिखर गई। हरी ने कुछ ही पलों में महफिल में 4 चांद लगा दिए थे। फिलहाल दर्पण के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, वह गंभीरता से भरी हुई थी। यहाँ कोई फ्री है? प्लीज मेरी कोई शर्ट इस्त्री कर दो। मम्मी किचन में बिजी हैं, सारे नौकरों को भी अपने साथ लगाया हुआ है। मदन ने बड़ी स्टाइल से अपने माथे के बल हटाए और वहाँ कमरे में कदम रखते ही कहने लगा। वहाँ सिर्फ मानवी मौजूद थी जो बैठकर किताब पढ़ रही थी। बाकी सब कहाँ हैं? उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी से सीधा होकर पूछने लगा। जी, सब मेरी माँ के साथ शादी की तैयारी में बिजी हैं। लाइए मैं कर देती हूँ, मैं वैसे भी फ्री हूँ। मानवी ने अपनी किताब साइड में रखी और जल्दी से उठकर उसके हाथ से शर्ट लेनी चाहिए। इससे पहले कि वह उससे शर्ट लेती, दर्पण ने उसकी शर्ट ले ली। हम मेहमानों से काम नहीं करवाते। मदन, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। तुम क्यों उससे कह रहे हो? ये मेहमान है, कल को हमारी शिकायत ना कर दे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने घर में भी काम करती रहती हूँ। यहाँ हवेली की तरह वहाँ नौकर चाकर नहीं है। मानवी को बेहद बुरा लगा। दर्पण के दिमाग में क्या चल रहा था वह अंदाजा नहीं लगा सकी थी। इट्स ओके, दर्पण ठीक कहती है, आप हमारी मेहमान हैं, दर्पण है ना, मेरा काम कर देगी। कहते के साथ वह कमरे से निकल गया और वह दर्पण के व्यवहार के बारे में सोचती रह गई। छींटदार गाउन में वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे, हाथों में उसी रंग की चूड़ियाँ पहन रखी थी। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। वहाँ नौकरानी को हॉल में खड़ा समझता। मदन जैसे ही मुड़ा तो सामने से उतरती मानवी को देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया। हे भगवान, उसके होंठ खुद बखुद हिलने लगे तो उसे अपनी बेखुदी पर बहुत हैरानी हुई। मदन बेटा, जरा इधर आना। इससे पहले कि वह उसे नज़र भरकर देख लेता, सीढ़ियों के पास से उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी तो वह जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर उनके पास जाने लगा। इस बीच सीढ़ियाँ उतरती मानवी का दुपट्टा उसके पाँव में फंसा और वह गिरते गिरते बची। तुम ठीक हो ना? मदन ने ऐन वक्त पर उसे थाम लिया था, वरना वो बुरी तरह से सीढ़ियों से गिर जाती। ओहो ओहो, पास से गुजरते हनी ने जब मदन को मानवी को थामते देखा तो सीटी मारकर आंख दबाई। क्या बदतमीजी है। मदन ने एकदम से मानवी के हाथ छोड़कर हरी की तरफ देखा। अरे वाह, ये तो बड़ी रोमांटिक सीन हो गया था, हरी ने मानवी के मौजूदगी में मदन के कान में कहा, जिसे मानवी ने खूब अच्छे से सुन लिया था। मैं चलती हूँ। उसका दिल एकदम से जोर से धड़का और वह बहाना बनाकर वहाँ से निकल आई। क्या है हरी, कभी तो सीरियस हो जाया करो। मदन ने उसके कान पकड़े तो वह हंसने लगा। आप हो तो मुझे सीरियस होने की क्या ज़रूरत पड़ी है? उसने एकदम से मदन को कहा तो वह उसे घूर कर रह गया। मतलब क्या है तुम्हारा? उसने सीने पर बाजू लपेटे हुए कहा। अरे सीधा और साफ साफ मतलब यही है कि अब आप अनजान बनना चाहते हैं तो और बात है। हरी ने मानवी के तरफ देखकर कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मदन ने हरी की कान खींचे। हरी ने हंसते हुए जुबान दांतों तले दबाया। भैया मैं जाऊं, तुम और तुम्हारा काम, मदन ने एकदम से गुस्से से उसे कहा और वहां से चला गया। आप जितना भी खुद से छुपा लीजिए, आपकी आंखों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिसे सिर्फ मैं ही जानता हूँ। हरी ने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। यार, मुझे शादी काफी बोरिंग लग रही है। मेहंदी की रात खत्म होते ही हॉल में मौजूद हरी ने अक्षरा के कान में धीरे से बात की। अच्छा, तो इस बोरिंग को दिलचस्पी कैसे बनाया जाए? अक्षरा ने उसे देखकर पूछा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कहते के साथ ही उसने कुछ झुककर अक्षरा के कान में कहा था तो वह भी मुस्कुरा दी। ठीक है, फिर करते हैं, बहुत मजा। उसने मुस्कुराते हुए आंख दबाई। मानवी दीदी, आप हम सब के लिए चाय बना दोगी? मेहमान है मानवी, उसे क्यों कह रही हो? नहीं, कोई बात नहीं आंटी, मैं बना देती हूँ। वह जो शादी के रस्म को बहुत इंजॉय कर रही थी। हरी की इच्छा सुनी तो एकदम से खड़ी हो गई। और जरा अच्छी सी और कड़कदार चाय बनाना। क्यों मदन भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? उसे एकदम से पास बैठे मदन से बात की तो वह घूर कर उसे देखने लगा। अब आएगा मजा। अक्षरा, तुम देखना, बहुत अच्छा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। उसने एक बार फिर से अक्षरा के कान में बात की थी। मदन भाई, अपना मोबाइल देना, तो मुझे अपने दोस्त को फ़ोन करना है। मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। हरी ने एक बार फिर से इच्छा की। मेरा फ़ोन कहाँ गया? मदन ने एकदम से अपने जेब टटोले तो वहाँ फ़ोन नहीं था। बेटा, मैंने तुम्हारा फ़ोन किचन में देखा था, बड़ी आंटी ने अपने बेटे से कहा तो वह बगैर कुछ भी सोचे समझे किचन की तरफ बढ़ गया था। मानवी ने दूसरे तरफ किचन में से जैसे ही चाय का बर्तन गैस पर रखा तो एकदम से चीख मारकर उछल पड़ी थी। मदन दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था।
मदन के सीने से जा लगी। वो बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मदन ने देखा उसने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया था। वह वहाँ पर चूल्हे के पास छिपकली है, बल्कि उसका पूरा खानदान है। वह बुरी तरह से रो रही थी। अच्छा, आप रोना तो बंद करिए, मैं देख लेता हूँ। लेकिन उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ी, उसके सीने में मुंह छुपाए बुरी तरह से कांप रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारी चीख सुनाई दी है। क्या हुआ मदन? बड़ी आंटी ने अचानक से अंदर आकर उन दोनों को इस तरह देखा। जल्दी से पूछ बैठी। कुछ नहीं मम्मी, बस छिपकली देख ली थी तो मानवी रोए जा रही है। मदन ने अपनी मम्मी को ये सब बातें बताईं और जल्दी से मानवी के कान में धीरे से बात की। मानवी, मुझे छोड़ो, यहाँ सब आ गए हैं। आप मुझे छोड़ोगी तो मैं देखूंगा ना छिपकली कहाँ है। उसकी बात सुनकर वह एकदम से उससे अलग हुई और बड़ी आंटी के पास जाकर खड़ी हो गई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत बोरिंग शादी लग रही है। देखा कितना रोमांटिक सीन था। हरी ने आंख मारी। अक्षरा से कहा तो वह हंस पड़ी। मान गई तुम्हें भाई हरी, ये जरूर तुम्हारा काम लग रहा है। मदन ने अब आगे बढ़कर नकली छिपकलियों को उठाकर अपने हाथ पर रखा तो मानवी एक बार फिर से बड़ी आंटी के पीछे छुप गई और हरी का ठहाका तेज हुआ। नकली है तो उसमें इतना डरने की क्या बात है? बेकार में इतनी चीख मारी, फालतू का सीन क्रिएट हुआ। दर्पण ने आगे बढ़कर मदन के हाथ से नकली छिपकली लेकर हाथ में लहराई तो मानवी उसे देखकर हैरान रह गई। न जाने क्यों वह उसके खिलाफ इतना जहर उगलती थी। ओके, कोई बात नहीं, मानवी को फोबिया हो गया होगा। मदन ने मानवी की साइड ली तो दर्पण को आग सी लग गई। तुम अजीब हो, कहते हो कि मुझे बहादुर और निडर लड़कियां पसंद है, लेकिन अब क्या हो गया है तुमको? मानवी की साइड ले रहे हो। मानवी के जाते ही उसने मदन से कहा। उस वक्त वहाँ किचन में वह दोनों मौजूद थे। तुम पता नहीं बात का क्यों बतंगड़ बना देती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वह डर रही थी, बस इतनी सी बात है, कहते के साथ ही आगे बढ़ गया और दर्पण की सोच पर अफसोस करने लगा। मानवी, मैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम जो चाहती हो तुम्हें नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। दर्पण ने दिल ही दिल में मानवी से कहते हुए एक वादा किया। आप ठीक है ना? वे आंगन में रखी कुर्सियों पर बैठी नजर आई और बाहर खाली जगह में घूरती हुई दिखाई दी। जी मैं ठीक हूँ, कहते के साथ ही वह वहाँ से जाने के लिए उठी थी तो मदन ने उसकी कलाई पकड़ ली और आंखों में हैरानी लिए उसे देखने लगी। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह चुपचाप उसके कहने पर वहाँ बैठ गई। तुम दर्पण की बातों को इग्नोर किया करो, वो ऐसे ही हैं, थोड़ी कड़वी मिजाज की है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। वह दर्पण की साइड लेने लगा। कोई बात नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एकदम से अपना मुंह मोड़ लिया। तुम नाराज हो? मैं भला किसी से क्यों नाराज होने लगी? उसने मुंह फुलाकर मदन की तरफ देखा तो उसकी हंसी छूट गई। लग रहा है तुम उससे जल रही हो। और कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने किया ही क्या है? वह हैरानी से मदन से पूछने लगी। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। और वह वहाँ बैठा नहीं, उठकर जाने लगा। क्या पता चल जाएगा? बस दर्पण को कोई ज़रूरी राज पता चल गया है। जब वो तुम पर खुलेगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुमसे क्यों जल रही थी। उसने बड़ी उदासी से अपने बालों में हाथ फेरा और लंबे लंबे डेग भरता वहाँ से उसके तरफ देखे बिना चला गया। अब भला ये क्या बात हुई? वह मानवी की बात के पीछे को पहचान गई, इसलिए उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढलने लगे। आज विदाई का दिन था। सारे लोग तैयार होकर नीचे हॉल में जमा हो गए, क्योंकि हवेली के बाहर काफ़ी अच्छा कुछ इंतजाम किया गया था। बहुत खूबसूरत सजावट की गई थी। लग ही नहीं रहा था कि हवेली के अंदर ये सजावट की गई है। सजावट देखकर किसी 5 स्टार होटल लगता था। वह डार्क ब्लू कलर के ग्रीन गाउन पहने किसी परी से कम नहीं लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। दीदी आप अक्षरा ने उसकी बड़ी तारीफ की तो वह अनन्या ने भी कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। मानवी, तुम्हें देखकर तो कोई भी अपना दिल हार बैठेगा। दुल्हन बनी दीपाली ने उसकी तारीफ की थी। वह थोड़ी शर्मासी गई थी। मुझे भी यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। मैं समझी थी कि गांव की शादी इतनी दिलचस्प नहीं होती, लेकिन पिछले 1 हफ्ता से अपनी ज़िंदगी में जितना मुस्कुराई हूँ शायद ही कभी इतना हंसी होंगी। तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊँ। अगले दिन उसे अपने घर जाना था, इसलिए वह कहने लगी लड़कियों आ जाओ, बारात आ गई है। बारात आने का शोर मचा तो वे सारे उठकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन मानवी वहीं पास बैठी रही। मदन नज़र नहीं आ रहे। दीपाली ने मानवी से पूछा तो उसने कंधे उचकाए, जबकि सच तो ये थी कि उसकी भी खोजती निगाहें उसे ढूंढ रही थी। इससे पहले कि वह उसे और ज़्यादा ढूंढती, सामने उसे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने खुद ब खुद अपनी नज़रें झुका ली। वे काले कलर की 3 पीस सूट में काफ़ी हैंडसम लग रहा था। भैया मदन ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया तो उसने उसका माथा चूम लिया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।
बड़े भाई को उसने बहुत प्यार से आशीर्वाद दिए। दीपाली ने उसे बेकाबू होकर छेड़ा। अब आप हमें भी मौका दे देना कि मेरी शादी के बाद आपको भी ऐसी आशीर्वाद दी जाए। उसने मानवी के सामने मदन को कहा तो उसका दिल एकदम से जोर से धड़का और वे अपना दिल पकड़ कर रह गई। हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है, अगर कोई दिल से राजी हो जाए तो। मदन ने छुपती नज़रों में मानवी की तरफ देखकर कहा तो उसे ठंडे पसीने आने लगे। मैं जरा अक्षरा को देखूं, पता नहीं कहाँ रह गई है। इससे पहले कि मदन उसे अपनी नज़रों के रास्ते में दिल में उतारता, वहाँ से खड़ी हो गई और अक्षरा की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। वहाँ से हटने का बहुत अच्छा रास्ता चुना है। उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में कहा, क्या मतलब है? अनजान मत बनो, तुम अच्छी तरह से समझ गई हो। मुझे जवाब चाहिए। वैसे भी कल तुमने चले जाना है, तुम्हारे पास वक्त कम है। मदन ने एकदम से उसे हैरान कर दिया। वे जल्दी से नज़रें झुका गई। मदन, आओ ना, चलो बारात के पास। तुम क्यों इतनी बोरिंग हो गए हो? हर चीज़ से अलग अलग रहने लगे हो। दर्पण ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बारात की तरफ जाने का इशारा किया तो वह जाते जाते पलटकर मानवी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया। अब चलो भी। दर्पण ने उसे खींचकर मानवी की नज़र से हटाया तो एकदम से मानवी को ऐसा लगा जैसे यहाँ सब कुछ धुंधला हो गया हो। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों इतना उदास हो रहा है? मदन पास होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रंगीन हो गई हो और वे दूर चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया है। ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या ये मोहब्बत तो नहीं? वे वहीं पास रखे कुर्सी पर बैठकर उदासी से सोचने लगी, नहीं, ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो फिर मैं यहाँ दिल क्यों लगाऊं? एक झटके से वह खड़ी हुई और उसने अपने दिल को समझा लिया, लेकिन दिल कहाँ मानता है। वह तो जिद्दी है, अड़ जाता है, तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शादी के हंगामों में रात बीत गई। दीपाली की विदाई हो गई। वे अपने घर को चली गई और सारे लोग थके हारे अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उनमें से एक मानवी थी और जो बार बार बिस्तर पर अब करवटें बदल रही थी। दूसरा मदन था जो मानवी के कमरे के बिल्कुल सामने वाले कमरे में खिड़की पर खड़ा उसके बंद खिड़की को देखकर कुछ सोचने लगा। उसे 2 दिन पहले ही अपनी माँ की बात याद आई। जब उसकी माँ ने उसे बुलाकर उसके सामने ये बात कही तो पहले तो वह खूब हैरान हुआ, फिर अब गंभीरता से उनकी बातों के बारे में सोचने लगा था। बेटा, दीपाली तुम्हारी बड़ी बहन है, उसकी शादी है, उसके बाद फिलहाल तुम्हारी शादी करनी है। तुम्हारे सामने 2 लड़कियां हैं। एक मानवी है जो तुम्हारी विदेश में रह रही मेरी सहेली की बेटी मानवी, और दूसरी दर्पण है जो पड़ोसन की लड़की है। उसके माता पिता चाहते हैं तुम्हारी शादी दर्पण से हो। अब 2 लड़कियां तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। अब फैसला तुम्हारा है। दीपाली की शादी के बाद मैं तुमसे जवाब चाहूँगी। तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना, मैं उसी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। अगर तुम्हें कोई और भी पसंद है तो भी बता सकते हो, और इस बात को भी फिलहाल खुद तक ही रखना। लेकिन हाँ, शादी के बाद मुझे जवाब जरूर चाहिए। अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया तो फिर मैं वही करूँगी जो मेरा दिल चाहेगा। मदन को एकदम से अपनी माँ की याद आई तो वह कुछ मुस्कुरा दिया। शादी से पहले तो मुझे नहीं पता था मैं कभी किसी से इतनी मोहब्बत कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसके बगैर मुझे सांस भी नहीं आ रहा। भला इतने दिनों में ये मुझे क्या हो गया है? खुद से बात करते हुए वहाँ से खड़ा हो गया। वह चांद को देखकर कह रहा था। उसे लगा कोई उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया है। क्या देख रहे हो मदन भाई? तुम्हारा चांद तो सामने मौजूद कमरे में सो रहा है। अब भला कौन से चांद से बात कर रहे हैं? हरी ने एकदम से अपनी एंट्री मारी तो मदन की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? अपने सीने पर बाजू लपेटकर उसे घूरा। आप पहले तो इस तरह गुस्से से मुझे घूरना बंद कर दो। मुझे तो लगा था कि आप दीपाली दीदी के विदाई के याद में देर रात तक जाग रहे हैं। बड़ी बहन जो थी, विदाई हो गई तो उसकी याद आ रही है, लेकिन यहाँ तो समस्या कुछ और ही नजर आ रही है। वह उसे छेड़ता मुस्कुराते हुए उसने मदन की तरफ देखा तो उसका कान पकड़कर खींचने लगा। खबरदार, किसी को कुछ भी कहा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ओके मेरा गुस्सेल भाई। लेकिन वैसे क्या हुआ है? हरी ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए उसे देखा तो मदन का माथा टनका था। इस घर में तुमसे ज्यादा बड़ी फिल्म कोई और मौजूद नहीं। देखा, मान लिया ना, फिर मैं एक कॉमेडियन हूँ ना। मदन ने एकदम से उसकी नकल उतारी तो वह अपना छोटा सा मुंह लेकर चला गया। फिर उन दोनों के ठहाके एक साथ तेज हुई। अगली सुबह वह जैसे ही नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो उसकी नजरें हरी पर पड़ी। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? मदन ने उससे पूछा और फिर सामने की तरफ देखा
उसे मानवी कहीं नजर नहीं आई। वहाँ अक्षरा और कनक एक साथ बैठी अपनी बातों में बिजी थी। तुझे तो तेरे हॉस्टल वालों ने याद कर लिया है, कहते हैं हरी जल्दी से आ जाओ, तुम्हें वो बहुत याद कर रहे हैं। वैसे आप ज़्यादा खुशियाँ ना मनाओ, एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके मुंह पर भी मेरी तरह 12 बज जाएंगे। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? उसने जलेबी का एक टुकड़ा मुंह पर रखते हुए हरी से पूछा तो हरी ने उसके कान के पास जाकर धीरे से वह खबर सुनाई कि मानवी आज सुबह ही 8 बजे अपने घर को चली गई है। ये खबर सुनते मदन को एकदम हिचकी सी लग गई। बस बस, अब इतना ज़्यादा मजनू बनने की कोशिश मत करो, यहाँ सबको पता चल जाएगा। लेकिन मदन के तो होश ही उड़कर रह गए थे। अचानक क्यों चली गई? उसने पानी पीने के बाद ही हरी से पूछ लिया। उसके चेहरे पर एकदम से 12 बजे थे। कोई बात नहीं, वापस भी आ जाएंगी, फिक्र किस बात की है? हरी ने लापरवाही से कहकर सारा ध्यान नाश्ते पर मोड़ दिया। बेटा, नाश्ता करके जाओ, अभी तो आए हो और अभी जा रहे हो, कमजोर हो जाओगे। बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। माँ ने अपने इकलौते सपूत को यूं जाते देखा तो जल्दी से टोका था, लेकिन वह कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया था और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। जाने दीजिए माँ, अब जब तक उनके दिल से रोग नहीं हटेगा ये ऐसे ही रहेंगे। तुम चुप करोगे या नहीं? मदन ने आगे बढ़कर उसके कान में कुछ धीरे से कहते एकदम से अपना पाँव उसके पाँव पर मारा तो वो बिलबिला उठा था। अच्छा, आइंदा के लिए मैं अपनी जुबान सी दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँगा। हरी ने मुंह बना लिया। मदन, बहुत परेशान लग रहे हो, कारोबार में कोई समस्या है क्या? माँ ने उसे परेशान देखा तो जल्दी से उसके पीछे चली आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है, उसने कहकर अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए टालना चाहा। सच में ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने जाते जाते एक बार फिर से मुड़कर अपने बेटे से पूछा तो उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए नाम में सिर हिलाया। बात सुनिए मम्मी। इससे पहले कि उसकी मम्मी कमरे से निकलती उसने अपनी माँ से बात की और बात ये थी कि आंटी इतनी जल्दी क्यों चली गई। ना चाहते हुए भी वो उनसे पूछने लगा, बेटा तुम्हारे अंकल जी की तबीयत खराब थी तो उन्होंने जल्दी से उन्हें आने को कहा। हम सबको भी उनके घर जाना चाहिए, उनकी तबीयत पूछनी चाहिए, लेकिन यहाँ शादी का हंगामा खड़ा है। वैसे भी आज तुम्हारी बहन आने वाली है, इसलिए हमने सोचा इस हफ्ते बाद जाकर उन्हें देख लेंगे। माँ ने सारी बात बताई तो उसने एकदम से अपनी माँ से अपने जगदीश अंकल के नंबर ले लिए। आप मुझे नंबर दे दो, मैं उनसे फ़ोन पर ही तबीयत का पूछ लूँगा। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि हम में से कोई उनकी तबीयत तक नहीं पूछ सका, मदन ने एकदम से कहा तो माँ ने उसे अपना मोबाइल दे दिया। हेलो, नंबर मिलाते हुए उसने जैसे ही हेलो कहा तो उसकी धड़कनें एकदम से जैसे रुक सी गई। नमस्ते, सामने से मानवी की आवाज़ सुनाई दी। नमस्ते अंकल जी, तबीयत कैसी है? उसने बगैर कोई और बात पूछे जल्दी से अंकल जी की तबीयत पूछनी चाहिए। इस वक्त सो रहे हैं, उनका मोबाइल मेरे पास ही है, उसने उदास शब्दों में उससे कहा और फिर काफ़ी देर तक उन दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। तुम इस तरह अचानक चली गई और मुझसे मिली भी नहीं और ना मेरी बात का जवाब दिया। मानवी ने अब तक फ़ोन नहीं काटा था। उसने ना चाहते हुए भी उससे शिकायत कर डाला था। आपने जो भी कहा उस सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। मेरा और आपका मिलन ना होने के बराबर है और ये बहुत उलझा हुआ सवाल है, इसलिए आपके सवाल को अधूरा छोड़कर यहाँ आई हूँ। कहते के साथ ही उसने नम आवाज़ के साथ फ़ोन बंद कर दिया और मदन काफ़ी देर तक हैरानी से अपने हाथ में थामे उस फ़ोन को देखता रह गया। जिस चीज़ को हम खुद के लिए कठिन बना ले वह हमारे लिए कभी आसान नहीं होती। शायद तुम्हारी नीयत में खोट है मानवी, तभी तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती हो। लेकिन अब तुम भी देखना कि मदन को ना कहना तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। उसने एकदम से अपना फ़ोन अपने बेड पर उछाल दिया और धम से पलंग पर लेटकर ऊपर छत को घूरने लगा। उसका दिल एकदम से खाली हो गया। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, जैसे किसी ने उसे ठुकराकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा हो। इसका अंजाम जरूर भुगतोगी। आज तक किसी ने मदन तिवारी को ना नहीं कहा और तुमने उसे ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आज तक अपने जज्बातों को खोलकर नहीं दिखाई। तुम्हें देखकर पहली नज़र में ऐसा लगा जैसे तुम मेरी ज़िंदगी बन गई हो। तुम्हारे दिल में भी बराबर की आग लगी है, लेकिन न जाने किस वजह से तुम मुझे ठुकरा रही हो। ये मेरी समझ से बाहर है, मगर अब तुम देखना मदन तुमसे इस बात का कैसा बदला लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब आग उठी थी। क्या बात है बेटा? इतने दिनों से नोट कर रही हूँ, जब से गांव से वापस आई हो बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी हो, बात तक नहीं करती, वरना तुम बहुत हंसमुख लड़की हुआ करती थी। आखिर हुआ क्या है? सरिता देवी ने जब छत पर अपनी बेटी मानवी को आसमान को तकते हुए देखा तो एकदम से जैसे पूछ बैठी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भला क्या हुआ है? उसने एकदम से अपनी आंखों के कोनों को साफ किया और जल्दी से मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा। बिल्कुल ऐसा ही है, तुम चाहे लाख मना करो
लेकिन मुझे साफ नजर आ रहा है। अच्छा, तो क्या नजर आ रहा है आपको? उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के गले में बाहें डाले तो उन्होंने उसे एकदम से खींचकर अपनी नज़रों के सामने किया। क्या चाहिए? कब से तुम्हें देख रही हूँ। तुम हमेशा गर्म चाय पीती थी, लेकिन अब तुम्हारी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती है, बिल्कुल बर्फ। लेकिन तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। क्या हुआ मुझे नहीं बताओगी? उसकी माँ ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, लेकिन उसे तो बस यूं ही झुठलाना था। ऐसी कोई बात नहीं, आप बस फालतू ही परेशान हो रही हो। पापा के बारे में परेशान हूँ, दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं, उसने परेशानी से कहा। तो सरिता देवी ने उसे हौसला दिया, बेटा हमारे जाने के बाद तुम्हारे पापा ने अच्छी खासी परहेज की ऐसी तैसी की है, उसी की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है। अब वो बिल्कुल ठीक है। इससे पहले कि वे और ज़्यादा उनसे कुछ कहती, उसी बीच उनका फ़ोन बजा तो वो उसकी तरफ ध्यान देने लगी थी। साधना, मेरी सहेली, कैसी हो आप? क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? एकदम से सरिता देवी ने कहा तो उसके कान भी खड़े हो गए। गांव के हवेली से फ़ोन था। साधना देवी का नाम सुनते ही अपने कान खड़े करती उसने इशारे से अपनी माँ से पूछा तो उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आ रहे हैं, हम बस कल ही सुबह निकलते हैं। अभी तो रात काफ़ी हो रही है, इस वक्त निकलना थोड़ा मुश्किल है, हम सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे। फ़ोन बंद करके मानवी की तरफ देखा तो उसने आईब्रो उचकार कर उनसे पूछा, बेटा तुम्हारी नानी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तुम्हें याद कर रही हैं, तुम्हारे पिता को भी याद कर रही हैं, कह रही हैं गांव में एक बार मिलने आ जाओ। माँ, हम अभी 2 हफ्ते पहले ही तो गांव से आए थे और अब फिर से जाना अच्छा नहीं लगता। उसने एकदम से मना कर दिया और मुंह फेर गई। मदन से एक बार फिर से उसका सामना करने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद एक बार फिर से दुश्मन जान को देखना किसी दर्द से कम नहीं था। उसकी बोलती आंखें उसे हमेशा परेशान करती थी। अब 2 हफ्ते की चुप्पी के बाद उसे देखना नहीं चाहती थी, वे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी नानी आंटी ने तुम्हें इतना मान सम्मान दिया, इतनी मोहब्बत दी, वहाँ के हर आदमी ने हमें इतना प्यार दिया, अब जब उन्हें हमारी ज़रूरत है तो तुम क्यों कह रही हो नहीं जाना? अभी उनकी शादी के हंगामों को सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं और नानी आंटी की तबीयत खराब होना कोई अच्छी बात नहीं, हमें जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, अब तो तुम वहाँ रहकर आई हो, तुम्हें अंदाज़ा हो गया है वे लोग बिल्कुल भी जाहिल लोग नहीं हैं और बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, तो फिर तुम्हें समस्या किस बात की हुई है? सरिता देवी का पारा हाई देखते उसने जल्दी से हामी भर ली और कमरे में जाकर अपना बैग तैयार करने लगी, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रोने लगा। उसने न जाने क्यों मदन को ठीक से जवाब न दिया और अब उसका सामना करने का सोचते ही उसे बहुत घबराहट होने लगी थी। नमस्ते नानी आंटी, कैसी हैं आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए ना, देखिए कितनी कमज़ोर हो गई हैं। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते उसकी नज़र जैसे ही सामने पड़ी तो वह दुश्मन जान उसे ही देख रहा था। उसने एकदम से नज़रें फेर ली और नानी आंटी से गले लगकर कहने लगी। उस बीच उसने बिल्कुल अनजान महसूस करते वहाँ से उठ खड़ा हुआ अपने कमरे से बाहर चला गया। ये बात मानवी ने बुरी तरह महसूस की। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस साधना देवी ने तुम लोगों को फालतू में परेशान कर दिया। उन्होंने मोहब्बत से उसका माथा चूमा, उसे आराम करने की सलाह दी तो वह अपने कमरे में चली आई, जो हवेली में उन लोगों के लिए एक खास जगह थी। शाम को वह सोकर उठी थी। उसे पता चला कि हवेली में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। नौकर से पूछा तो पता चला सारे हवेली वाले खेतों की तरफ घूमने गए हैं और दोपहर हो गया, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। उसने दिल ही दिल में सोचा, अच्छा खेतों में कौन कौन गया है और मुझे किसी ने नहीं जगाया। आप सो रही थी, मदन साहब ने मना कर दिया। कहने लगे हम लोग काफ़ी हैं, उन्हें वैसे भी खेतों में जाने का बिल्कुल भी शौक नहीं, इसलिए सारे घर वाले चले गए और हाँ, उनके साथ दर्पण भी गई है। वैसे वह नहीं जाती, लेकिन मदन साहब बेहद कहने पर वह भी चली गई। नौकरानी की जुबान से ये सुनते ही उसकी आंखें पानियों से भरने लगी। तो ये थी आपकी मोहब्बत, बस कुछ कदम की साथी और बस फिर किसी और की तलाश में रोते हुए भागकर अपने कमरे में आई थी कि उसे हवेली के बाहर से बातों की आवाज़ सुनाई दी। अरे मानवी बेटा, तुम भी चलती ना, हमें तो बहुत मजा आया। नानी आंटी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा तो उसका दिल चाहा कि वह उनसे लिपटकर रोने लगे। बस ऐसे ही नानी आंटी, दिल नहीं किया, उसने सर झुकाकर अपनी उंगलियां चटकानी शुरू कर दी। दर्पण, अब तुम्हारे पैरों का दर्द कैसा है? मदन की मोहब्बत भरी आवाज़ पर उसने सर उठाकर देखा तो उसके तन बदन में आग जल उठी थी। ठीक है, तुमने जो दवाई दी थी उस वक्त खेतों में तो आराम सा आ गया। दर्पण ने मुस्कुराती हुई मानवी पर एक नज़र डाली और दूसरी नज़र मदन पर डालकर मुस्कुरा दी। वैसे आंटी आप आई हैं तो एक और काम निपटाती जाना, बल्कि आपको आना ही है। मदन ने दिलचस्पी से मानवी को अपनी नज़रों के घेरे में लेते हुए अपनी कमर सोफे पर टिकाते कहा
और एक अदा से बालों में हाथ फेरता बोला, क्या मतलब बेटा, कौन सा काम निपटाना बाकी रह गया? सरिता देवी ने बड़ी दिलचस्पी से उससे पूछा। अरे आंटी, बहुत बड़ा सरप्राइज है। दीपाली के देवर की शादी है और हम सभी उस शादी में इनवाइटेड है। कल शाम को आपको भी दावत दे रहे हैं। और कनकियों से मानवी की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया था। मदन की मंगनी है, उसके मुंह से इतना ही निकल पाया था। जी बिल्कुल, कल शाम को वो मेरे नाम लिख दी जाएगी। तुम तो रुकोगी नहीं, तुम आज चली जाओगी? मदन ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसे कहा तो उसका मुंह देखने लगी। अरे बेटा, उसे क्या पूछते हो? ये तो मेरी सहेली की लड़की है, वह जरूर आएगी। क्यों नहीं आएगी? मेरे साथ ही आएगी। घर तो हम 3-4 दिन के बाद जाएंगे। तुम्हारी मंगनी बहुत ज़रूरी है, इससे बढ़कर और ज़्यादा कोई खुशी नहीं। तुम्हारे जगदीश अंकल भी आ रहे हैं तुम्हारी मंगनी में। सरिता देवी ने उसे कहा तो वो मुस्कुरा दिया। मानवी भी उसे देखकर रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखें आंसुओं से भरने लगी। लेकिन वो किसी के सामने खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी, इसलिए एक झटके से खड़ी हुई, दौड़कर कमरे की तरफ गई, दरवाज़ा बंद किया। एकदम से पलंग पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। मैं समझी थी तुम्हारी मोहब्बत हर कदम पर मेरे साथ रहेगी, लेकिन तुमने मुझसे इतना बड़ा धोखा किया, मुझसे दिल लगाया और ज़िंदगी में किसी और को शामिल करने जा रहे हो। मदन, मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद भी उसका दिल हल्का नहीं हो रहा था। उसने खुद से बातें की। मानवी बेटा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। उसने एकदम से आईने में अपनी आंखें देखी, जो बहुत ज़्यादा सूजी हुई दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? उन्होंने उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो उसने हंसते हुए बहाना बनाया, आंटी न जाने अचानक से एलर्जी हो गई है मुझे। अक्सर ये हो जाती है, आंखें सूज जाती है। उसने मुस्कुराकर कहा तो आंटी ने सुकून का सांस लिया। बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ। ये तुम्हारी साधना आंटी ने सबको बनाकर दिए हैं। उनके इकलौते बेटे की मंगनी है, इसलिए उन्होंने कहा था कि सबको ये कपड़ा तुम दे देना। कल सब एक जैसे कपड़े पहनेंगे। आगे बढ़कर उसे वो कपड़ा थमाती कमरे से निकल गई। उसने एकदम से वो कपड़ा उठाकर पलंग पर फेंक दिया। सारी रात बैठकर करवटें बदलती गई और सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने मदन को दर्पण के साथ गाड़ी में जाते हुए देखा। ये मंजर उसके दिल में छुरा सा लगा और वहीं पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रही, दर्पण के साथ हाथों में हाथ डालकर जाते हुए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुमने दिल मेरे साथ लगाया था। तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, फ्रॉड इंसान। मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसने रोते हुए अपने आंसू साफ किए। उसका दिल बिल्कुल खाली हो चुका था, ऐसे जैसे मुर्दा हो गया हो। अरे बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सरिता देवी अंदर आई तो उनके साथ 2 लड़कियां और भी थीं। उन्होंने अंदर आकर उसे कहा तो वह चौंक गई। मुझे तैयार होना है? बस कपड़े ही तो बदलने हैं। अरे नहीं, सारी लड़कियों के लिए ब्यूटिशियन बुलाई गई है। सब तैयार हो चुकी हैं, तुम बाकी हो। जल्दी से कपड़े बदल लो ताकि तुम्हें भी तैयार कर दिया जाए। इतने भड़कीले कपड़े नहीं पहनूंगी, मेरी मंगनी थोड़ी है। ये तो दर्पण को पहनना चाहिए। उसने जब ड्रेस निकाल कर देखा तो हैरानी से अपनी माँ से पूछने लगी, दर्पण का ड्रेस भी दूसरा है और बाकी सबका एक जैसा है, अब तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। उन्होंने एकदम से उसे बाथरूम में धक्का दिया तो वह जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। ब्यूटिशियन अब उसे तैयार करने लगी। जैसे ही उसने आईने में अपने आप को देखा तो उस पल जैसे किसी दुल्हन का चेहरा नजर आया था। वो ब्यूटिशियन पर भड़क उठी, तुमने मेरा मेकअप किस तरह का किया है? क्या मैं दुल्हन हूँ? तभी सरिता देवी अंदर आई, उसकी नज़र उतारने लगी और कहा, बेटा एक शब्द भी कुछ मत कहो, जल्दी चलो, देर हो रही है, मुहूर्त निकला जा रहा है। घर के सभी लोग चले गए हैं, बस हम ही बाकी हैं। हमें निकलना चाहिए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब जल्दी से नीचे आ जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहते के साथ सरिता देवी वहाँ से चली गई और काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही और हिम्मत की कहा, किसी भी कीमत पर मुझे उसे अभी कुछ नहीं बताना, उसे सरप्राइज़ देना है। मैं उसकी मोहब्बत में अब तक तड़प रही हूँ और उसे किसी और का होते नहीं देख सकती। वह एक घमंड से उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे वाह, क्यों बैठी हो मानवी, इधर आ जाओ, तुम्हारी जगह इधर है। उसने अपनी साधना आंटी की बात सुनते ही चौंक कर स्टेज की तरफ देखा तो मदन उसे देखकर बेहद मुस्कुरा रहा था। उसने मदन के बराबर में बैठने का कह रहे थे, पर यह तो दर्पण की जगह है, मैं यहाँ कैसे बैठ सकती हूँ? तभी उसे सामने से एक और दूल्हा नजर आया जो शायद दीपाली दीदी का देवर था। उसने एकदम से खड़े होकर मदन से कहा तो वहाँ मौजूद सारे लोग उसे देखकर हंसने लगे। ओके, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था और तुम्हारे साथ हम लोग प्रैंक करना चाहते थे। मानवी भाभी देख नहीं रही, आपका कपड़ा और मदन भाई का कपड़ा एक जैसे ही रंग का है। हरी ने जैसे ही आगे बढ़कर उसे समझाया तो वह हैरान हुई, उसे देखती रह गई। आ जाओ, अब क्या सोच रही हो और रो क्यों रही हो? प्लीज़
अब नहीं, बहुत दिनों से रुला दिया, अब और ज़्यादा दुख नहीं दे सकता। मदन ने एकदम से आगे बढ़कर उसका हाथ थामा तो वह खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही करता रहूँगा। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा? उसने उसका हाथ पकड़कर चूमा। उसे ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा था। आप आईने में देख लो, बिल्कुल मेरी दुल्हन लग रही हो। मेरी नज़र से देखो, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है और उसने तुम्हारे पूरे बदन को खूबसूरत बना दिया है। मदन ने झुककर उसके कान में धीरे से कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने नाम की अंगूठी पहना दी। साथ में दर्पण और रंजन ने भी एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। मदन से ज्यादा खुश रंजन दिखाई दे रहा था। उसे उसकी मनपसंद दुल्हन मिल रही थी। दर्पण ने भी चुपचाप रंजन के नाम की अंगूठी पहन ली थी। आपने मुझे बहुत तंग किया, मेरा तो सांस ही रुक गया आपके नाम के साथ दर्पण को जोड़ने का सुनकर, उसने एकदम से शिकायत की तो मदन हंस पड़ा। मैं हूं ना तुम्हारे हर एक दुख का छुटकारा करने के लिए। उसने मोहब्बत की निगाहों से उसे देखा था। वह नजरें झुका गई। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मदन अपनी दुल्हन अपनी मानवी को बीच राह में छोड़ देगा? वह भरपूर खुशी अंदाज में उसे अपनी नज़रों के बहाव में लेकर देखने लगा। गलती हो गई मुझसे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मानवी ने एकदम से कान पकड़े तो मदन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने मानवी का हाथ थामे अपने हाथों में थाम कर अपनी मोहब्बत की पहली सबूत दी थी। वे दोनों उस वक्त बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ही एक और धमाका हुआ। नानी आंटी का कहना था कि अब सगाई तो हो गई, लेकिन शादी भी इसी फंक्शन में हो जानी चाहिए। भी परिवार इसमें शामिल है और जिसके शादी में गए थे दर्पण और रंजन की, उसकी मंडप में मानवी और मदन की शादी हो गई। और सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब दर्पण की दीपाली के देवर से शादी हुई, क्योंकि दीपाली का देवर रंजन उससे बहुत प्यार करता था और उसने अपने बड़े भाई की शादी में ही दर्पण का हाथ मांग लिया था और दर्पण के माता पिता ने झट से स्वीकार कर लिया था। बेशक दर्पण मदन से मोहब्बत करती थी, लेकिन रंजन भी दर्पण के टक्कर का था। दर्पण कभी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती थी, इसलिए दर्पण ने रंजन से शादी कर ली। मानवी और मदन का रिश्ता होने दिया, क्योंकि मदन उससे प्यार नहीं करता था और ये बात दर्पण को काफ़ी अच्छे से पता था। एक तरफा मोहब्बत कभी भी फलता नहीं है, इसलिए उसने सही फैसला लिया और मानवी और मदन को एक होते देख खुश हुई। आज मानवी की सुहागरात थी। वह बहुत घबरा रही थी। मदन उसको सेज पर बैठे देख बिखर सा गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी उसकी मोहब्बत उसके सामने थी, वह शुरुआत कहाँ से करे। तभी मानवी ने उसे पीछे से बाहों में भरकर सॉरी बोला तो उसके तन बदन के ज्वालामुखी को छेड़ दिया था और मानवी को अपने आगे करता वह पगला हुआ था। अगर इंसान को मनपसंद चीज़ मिल जाए और वह उसके सामने हो तो उसकी खुशी दुगनी हो जाती है। मानवी के तन से उसके दुपट्टे को अलग करता, उसको हर पर्दे से आज़ाद करता, खुद भी बेपर्दा होता। दोनों अपनी मोहब्बत के छाँव में खो गए। सिर्फ कमरे में मानवी की सिसकियाँ और आहें गूंज रही थी। रात भर वह इसके समंदर में गोते लगाते रहे। ना तो मानवी सोई, न मदन सो पाया था। सुबह जब साधना देवी दरवाज़ा खटखटाया तो हड़बड़ाकर उठ बैठे। बिन कपड़ों के मदन ने अंदर से ही आवाज़ दी, माँ थोड़ी देर दे दो, मैं फ्रेश होकर बाहर आता हूँ। मानवी को सोता ही बाथरूम में उठाकर ले गया। दोनों जल्दी से नहाकर बाहर जाना चाहते थे। मानवी बिन कपड़ों के बाथरूम के शीशे में देखकर खुद को शर्मा गई, लेकिन मदन तो ऐसे मदहोश हुआ, मानवी को शीशे में देखने की फुर्सत न दी और फिर से उसके ऊपर अपनी मोहब्बत की बरसात कर दी और जल्दी से बाथरूम से बाहर आए। रात के मोहब्बत को पाकर वह बहुत ज़्यादा निखर गई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ा, परिवार के सभी के पैर छुए, नाश्ते की टेबल पर विराजमान हुए। सभी हंसी खुशी उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। 2 दिन के बाद दर्पण अपने पति के साथ मायके आई तो मानवी ने उसके सुहागरात के बारे में उससे बात की तो वह मुस्कुराहटी और सारी कहानी खोल कर रख दी। उसने कहा कि जब रंजन ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं घबरा गई थी, लेकिन रंजन मुझे देखकर पागल हुआ था। न जाने कब से वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत लेकर बैठा था। मुझे हंसने और सांस लेने की फुर्सत न दी और सारी रात इसके समंदर में गोते लगाते रहे। उसने मेरा घूंघट उठाते ही मेरे तन से सारे कपड़े एक एक करके अलग करता गया। ब्लाउज को तो उसने 2 हिस्सों में कर दिया था, क्योंकि एंड टाइम पर ही ब्लाउज का जिप खराब हो गया था। उसके बाद मुझे देखकर ही पागल होता। उसने आधी रात तक तो बस मुझे चूमता ही रहा। उसका इस तरह का पागलपन देखकर तो मैं खुद पागल सी हो गई। कब मैं उसका साथ देने लगी मुझे खुद पता नहीं चला। बस यूं ही सुबह हो गई। दर्पण, तुम तो मुझसे भी ज्यादा छुपी रुस्तम निकली। प्यार का नाटक किसी और से करती रही और सुहागरात किसी और के साथ। मानवी ने उसे एक आंख दबाकर कहा तो वह भी हंसती। शायद मानवी, मेरा प्यार रंजन ही था। एक तरफा प्यार कभी प्यार नहीं होता, इसलिए मैं पीछे हट गई थी।
और जो मुझे मिला शायद मदन से भी ज़्यादा अच्छा है। दर्पण भी अपना एक आंख दबाती ये सब कह गई। ये थी मानवी और मदन की प्रेम कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।